Welcome dear students, myself Bilal Saeed and today we are going to discuss another topic of FSC Biology Part 1. So today we will discuss about nucleus. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्कवरी के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये हमने पहले भी इसको कई दफ़ा डिस्कस किया हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को पहली दफ़ा डिस्कवर किया था। अब अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें सो इसकी लोकेशन जो है वेरी करती है, यानी कि अगर हम लोग प्लांट सेल में बात कर रहे हैं या अगर हम लोग एनिमल सेल के अंदर बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो लोकेशन होगी वो अलग अलग होगी। अब प्लांट सेल के अंदर आप लोग जानते हैं कि चूँकि दरमियान के अंदर एक बड़ा सारा वैक्यूल बन जाता है छोटे छोटे वैक्यूल के जम होने की वजह से, तो उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसको साइड पे धकेल दिया जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि देयर इज अ पेरिफेरल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। व्हाइल इफ़ यू टॉक अबाउट द एनिमल सेल, तो एनिमल सेल में क्या होता है कि दरमियान में मिडल के अंदर जो है वो एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। सो लोकेशन जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट होती है। सो इसके लिहाज से आपने याद रखना है कि अगर हम लोग लोकेशन की बात कर रहे हैं तो हम लोग किस सेल की बात कर रहे हैं, हम लोग एनिमल सेल की बात कर रहे हैं या हम लोग प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। इसी तरह हम लोग बात करते हैं हमारे पास जो शेप है, तो शेप इसकी जो है वो इरेगुलर या स्फेरिकल शेप का जो है वो न्यूक्लियस मौजूद हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो कितने हो सकते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूक्लियस वेरी इन द डिफरेंट सेल, कि जब हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ़ सेल्स हैं, उनमें जो नंबर होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। अब नंबर वेरी कैसे करते हैं कि अगर हम लोग समटाइम कहते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें सिर्फ जो है वो एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। दो सेल विच हैव ओनली द वन न्यूक्लियस आर नोन एज अ मोनोन्यूक्लिएट। अब ये जो हमारे पास मोनोन्यूक्लिएट सेल होते हैं उसमें पूरे सेल के अंदर ही एक है, जैसे कि हम लोग वो एक जनरलाइज सेल स्ट्रक्चर के पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सेंटर के अंदर जो है वो एक हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। और ये जो हमारे पास जैसे कि ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल के अंदर हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है। सो ऑल दीज आर मोनोन्यूक्लिएट। दूसरा हम लोग बात करते हैं बाईन्यूक्लिएट। तो हमारे पास कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। सो दो सेल्स विच हैव टू न्यूक्लियस आर नोन एज अ बाईन्यूक्लिएट। जैसा कि हमारे पास जो है पैरामेशियम है, पैरामेशियम के अंदर हमारे पास दो न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, माइक्रो एंड मेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बाईन्यूक्लिएट है क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, तो हमारे पास एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। अब हमारे पास कई ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग जो है पॉलीन्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट का नाम देते हैं, यानी कि वो हमारे पास दो सेल विच है मैनी न्यूक्लियस मोर देन टू जिनमें हमारे पास होते हैं। जैसा कि हमारे पास जो है फंजाई हैं, इनमें जो हाइफी वगैरह होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास जो हैं ऐसे सेल्स होंगे जिनके अंदर जो है वो दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो है प्रेजेंट होते हैं। सो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस हैं वो वेरी करेंगे मुख्तलिफ सेल्स के अंदर। तो हम लोग जब स्टडी कर रहे होंगे तो हमारे पर डिपेंड करेगा कि हम जो है वो किसकी स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिहाज से हम लोग उसके नंबर की बात करेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट्स की। अब हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, जो एक न्यूक्लियस है उसमें मुख्तलिफ होते हैं। हेयर वी हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम, यानी कि इसमें जो मेन कंपोनेंट है हमारे पास, यानी कि एक बार जो है वो आउटर कवरिंग होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। उसके बाद जो है हमारे पास जो आ जाते हैं एक इसमें न्यूक्लियोलस आ जाता है और इसके अंदर जो है हमारे पास जो मेन कंपोनेंट आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाता है क्रोमोसोम्स। अब इसके अलावा यानी कि जो हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन की फॉर्म के अंदर होता है, और जो इसमें मटेरियल होता है, जो इसमें हमारे पास लिक्विड होता है, मैट्रिक्स होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसके कंपोनेंट हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसकी कवरिंग के बारे में, जिसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। सो न्यूक्लियस इज़ अ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, उसको हम लोग जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। और जब हम लोग बात करें इसकी कवरिंग की तो इसमें भी हमारे पास जो है दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। सो दिस वन इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस। ठीक है, जिस तरह हमने अदर्स कई ऑर्गेनेली पढ़े हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनस होते हैं जिनमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो इसमें भी हमारे पास दो मेम्ब्रेन है, तो इसलिए हम इसको डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली भी कहते हैं। अब
ये जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, एक आपको जो है नज़र आ रही है हमारे पास एक बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जबकि एक आपको अंदर वाली मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। ठीक है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन सराउंड करती होती है इसके मैट्रिक्स को, और जो इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यू होती है विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसके बाहर ये जो आपको साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन नज़र आ रही होती हैं, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं, फिर जहाँ पे आगे वो राइबोसोम के साथ भी अटैच होती हैं। तो ये हमारे पास जो है हम जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी जो कंपोजिशन होती है वो सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, कि जिस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारे पास प्रोटीन से, लिपिड से और दूसरे कोलेस्ट्रॉल वगैरह के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, सेम इसी तरह हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं इसी के अंदर मौजूद होते हैं। अब इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है, हमने जैसे बात की है कि इनर मेम्ब्रेन जो है वो सराउंड कर रही है मटेरियल को, यानी कि मैट्रिक्स को, और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, ठीक है, जिसके साथ राइबोसोम की वजह से वो उनको हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है ज्वाइन हो रही होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको जो पॉइंट नज़र आ रहा है, ये आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये पॉइंट है, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इनर और आउटर जो मेम्ब्रेन है ये एक दूसरे के साथ जो है रिजॉइन हो रही होती है। तो इनके ज्वाइनिंग की पॉइंट्स जो होती हैं उनको हम लोग नाम देते हैं पोर्स का। सो इनर और आउटर मेम्ब्रेन जो है जहाँ पे ज्वाइन होती है उसको हम लोग पोर का नाम देते हैं। अब ये पोर जो होते हैं इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है और इनके नंबर्स भी हमारे पास अलग अलग होते हैं। अगर हम पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ पोर की, कि हमारे पास पोर के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। अब ये जो पोर्स होते हैं, चूँकि ये मेम्ब्रेन के और सेल के दरमियान में, यानी कि ये जो हमारे न्यूक्लियस और सेल के दरमियान में हमारे पास जो है मौजूद हैं, तो इनका काम एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, कि ये मूवमेंट ऑफ मटेरियल अलाउ करते हैं। यानी कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास DNA से RNA जो है वो प्रिपेयर होता है। अब जैसे ही वो जो हमारे पास DNA से RNA प्रिपेयर होगा, ये RNA इस के थ्रू बाहर चला जाएगा, इस पोर के थ्रू जो है वो बाहर मूव कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो मूवमेंट हो रही होती है, या हमारे पास बाहर से कुछ प्रोटीन्स आ रही हैं जिनकी हमें सेल के अंदर ज़रूरत है, या कुछ हमारे पास अगर एंजाइम वगैरह हैं या मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, वो अगर सेल के अंदर या बाहर मूव कर रही होती हैं तो वो इन्हीं पोर्स के थ्रू हो रही होती हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ पोर्स हैं दे वेरी इन द सेल। अब जो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनमें ज़्यादा पोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग सेल्स हैं, इनमें 30,000 से भी हमारे पास, यानी कि मोर देन 30,000 जो है पोर्स मौजूद होते हैं। और जो हमारे पास डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास 3 से 4 होते हैं, जिस तरह के हमारे पास RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, तो इनके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ पोर्स कम होते हैं। तो ये पोर भी हमारे पास वेरी करेंगे सेल टू सेल, यानी कि कुछ सेल में ज़्यादा होते हैं जबकि कुछ सेल्स के अंदर कम होते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें पाए जाने वाले मैट्रिक्स के बारे में। जो हमारे पास जितना भी मैट्रिक्स जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है उसको हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये मुख्तलिफ मटेरियल से बना हुआ है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोटीन होता है, यानी कि कुछ जो कई तरह की जो प्रोटीन्स होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस के अंदर, तो वो इसके अंदर मौजूद होती हैं। फिर हमारे पास एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स भी प्रोटीन होती हैं, जैसे कि पॉलीमरेज एंजाइम है जो कि रेप्लिकेशन वगैरह के अंदर या जो है वो RNA की जब सिंथेसिस हो रही होती है तो उसके अंदर हमारे पास यूज़ हो रहा होता है, तो वो भी इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा चूँकि RNA बनना है तो वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड भी मौजूद होते हैं, सो फ्री न्यूक्लियोटाइड आर आल्सो प्रेजेंट। इसके अलावा मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं या स्टोन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन्स हैं वो 2 तरह की होती हैं, यानी कि स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन, ठीक है। इनके बारे में हम लोग सेकंड ईयर में बात करेंगे कि ये हमारे पास किस तरह से अलग होती हैं, स्टोन प्रोटीन कौन सी होती हैं और दूसरी हमारे पास कौन सी हैं। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म।